सब वहाँ माही और मारिया का इंतज़ार कर कर के थक चुके थे, लेकिन इन्हें क्या मालूम कि इनका शिद्दत से इंतज़ार हर तरफ किया जा रहा है। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद जब वो दोनों ना आईं तो वो सब एयरपोर्ट से घर जाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में इन्हें एक जगह रश नज़र आया, लेकिन वहाँ गाड़ी रोके बिना वहाँ से चल दिए। घर आते ही माही की मामा और बाबा जल्दी से अंदर बढ़े, लेकिन आलिया ने इन्हें मना किया कि वो अंदर ना आ जाएं और वो अकेला अंदर जाएगा, माही को खूब तंग करेगा और फिर सब मिलकर उनको सरप्राइज़ देंगे। आलियान आहिस्ता से कदम रखता घर के अंदर दाखिल हुआ कि पहले वो दोनों को डरा सके। जब आलियान के पूरे घर में वो दोनों नज़र ना आईं तो वो मुलाजमों से दोनों का पूछने लगा। आलियान को जब मालूम हुआ कि वो दोनों इन सब को पिक करने के लिए ही एयरपोर्ट गई हैं तो वो हैरान रह गया। अगर इनको लेने के लिए घर से निकली थी तो वहाँ पहुँची क्यों नहीं। कुछ देर जब आलियान ने बाहर खड़े सबको अंदर ना बुलाया तो वो खुद ही अंदर आ गए। जबकि सियाल मोबाइल बजने लगा तो वो बाहर ही ठहर गया। माही की मामा ने आलियान से पूछा कि तो इसने इन्हें इन दोनों के बारे में सब बताया। तो माही को अपना दिल डूबता हुआ महसूस होने लगा। सियाल अपने मोबाइल पे माही का नंबर चमकता देखकर हैरान हुआ, लेकिन फिर मुस्कुराहट चेहरे पे छा गई। सियाल ने कॉल अटेंड की तो आगे से किसी आदमी की आवाज़ पर वो बुरी तरह चौंक गया। इससे पहले वो आदमी की आवाज़ से बाहर निकलता आगे से किसी ने सियाल पे बॉम्ब फोड़ दिया। सियाल को लगा जैसे किसी ने इसके दिल पे छुरियां चला दी हों। मोबाइल ज़मीन पर जा गिरा, जबकि सियाल वहीं सख्त खड़ा रह गया। सियाल आलियान घर से बाहर आते ही इसे पुकारने लगा, जबकि सियाल की आंखें मुसलसल आंसू बहाने लगी। आलियान जो बाहर परेशानी की हालत में आया था, सियाल की इस हालत पे इसे अपना आप हल्का होता महसूस होने लगा। सियाल ने आलियान की तरफ देखा और इसे गले लगा के फूट फूट कर रोने लगा। आलियान वो माही का एक्सीडेंट हो गया है। आलियान सियाल रोते हुए कहने लगा तो आलियान का दिल भी बुरी तरह धड़क उठा। क्या ऐसे कैसे हो सकता है और वो कहाँ है? सियाल आलियान रोते हुए पूछने लगा। वो हॉस्पिटल में। सियाल आलियान से अलग होते हुए इसे बताने लगा तो आलियान ने इसके चेहरे को अपने हाथों में लेके पहले इसके आंसू को साफ़ किया और इसे रोने से मना किया। सियाल दुआ करो इनके लिए और तुम गाड़ी निकालो, मैं अंदर सबको बता कर आता हूँ। आलियान अपने आंसू साफ़ करता इसे कहता घर के अंदर चला गया। आलियान को इस हालत में देखकर राफिया इसकी तरफ बढ़ा तो आलियान ने इसे सब बता दिया। आलियान का इतना कहना था माही की मामा ज़मीन पर गिर गई। आलियान सब बताता वहाँ से राफिया और वहाब के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल गया। इनके पीछे ही माही और मारिया के बाबा के साथ मिर्ज़ा साहब भी हॉस्पिटल के लिए निकल गए। जो घर कहकों से गूंजता था वहाँ सबके रोने की आवाज़ें गूंजने लगी। हॉस्पिटल जाते ही वो सब इमरजेंसी रूम की तरफ बढ़ने लगे, जहाँ बार बार डॉक्टर्स और नर्सें अंदर बाहर आ जा रहे थे। राफिया अपने आंसू को साफ़ करता डॉक्टर की तरफ बढ़ा। आप कौन हैं? डॉक्टर ने राफिया से पूछा तो राफिया ने इन्हें बताया कि वो माही का भाई है। ओके, लेकिन पेशेंट की हालत बहुत नाजुक है, हम कोशिश कर रहे हैं मगर फ़िलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर कहता वहाँ से चल दिया, जबकि वहाँ मौजूद चारों के दिल फटने को तैयार थे। सब बाहर इंतज़ार करने लगे, जबकि माही के बाबा खुद को भूले अपने बेटी के लिए रो रो कर दुआ कर रहे। और यही हाल मारिया के बाबा का था। जब सियाल का दिल बुरी तरह अंदर ही अंदर कुचल रहा था और आंखें मुसलसल रो रो कर लाल अंगारा बन चुकी थी, वो हॉस्पिटल की मस्जिद में बैठे रो रो कर माही के लिए ज़िंदगी की दुआ करने लगा। आज मारिया, सियाल प्लीज़ सब्र रखो, अल्लाह हम सब की दुआओं को रद्द नहीं करेगा, माही की हिफाजत करेगा। आलियान सियाल को कंधे से थाम कर इसे समझाने लगा। हर चीज़ से बेखबर सब माही और मारिया के लिए दुआ का गो थे। जबकि ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर अभी तक बाहर नहीं आए थे। यूं ही चंद घंटे गुजरने के बाद सारी फैमिलीज़ मेंबर्स हॉस्पिटल में इकट्ठे हो गए। ऑपरेशन थिएटर से जैसे ही डॉक्टर्स बाहर निकले तो राफिया और वहाब इसकी तरफ लपके। पेशेंट अब ख़तरे से बाहर है, अब बस दुआ करें इनको 24 घंटों के अंदर अंदर होश आ जाए, वरना सर पे चोट लगने की वजह से वो कोमा में भी जा सकती है। राफिया के बोलने से पहले ही डॉक्टर्स अपनी बात पूरी करते वहाँ से चल दिए। वहाँ मौजूद हर इंसान इन दोनों की हालत का सुनकर फिर अपनी दुआओं में मसरूफ़ हो गए, जबकि आलियान के कानों में डॉक्टर्स के कहे चंद अल्फाज घूम रहे थे। रोहाब, डॉक्टर्स ने सिर्फ एक पेशेंट का बताया है और वो हमारी माही है, तो मारिया कहाँ है? आलियान के बात बाप समेत सब ने सुनकर आंखें फाड़ी। इसे देखा तो आलियान भागकर ऑपरेशन थिएटर में गया और सब इसके पीछे लग के ऑपरेशन थिएटर के बेड पर लेटे वजूद को देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं।
इन सब को ऑपरेशन थिएटर में देखकर नर्सिस ने डॉक्टर को बुलाया। जैसे ही वो सब आए तो रुबाब ने एक डॉक्टर के गिरबान को पकड़ कहा, मेरी बहन कहाँ है? ये तो माही की दोस्त है। रुबाब गुस्से से चिल्लाया तो वहाँ मौजूद हर इंसान इतनी बुलंद आवाज़ से डर गया। मिस्टर, हमारे पास सिर्फ एक पेशेंट आए थे, 2 पेशेंट आए थे जिसमें एक ड्राइवर था और एक ये लेडी थी बस। डॉक्टर अपना गिरबान रुबाब से छुड़वाते हुए बोल उठा, ऐसा कैसे हो सकता है? मारिया यहाँ है हो और मारिया हमारी ना हो। अब की बार राफिया बोला, हमें जो मालूम है वो हमने आपको बता दिया है। अगर आप पुलिस से बात कर सकते हैं, क्योंकि जब ये केस आया था तो पुलिस साथ में आई थी। माही के बाबा को अपना दिल बंद होता महसूस हुआ। आखिर इनकी गुड़िया कहाँ है? आखिर ये सब क्या हो रहा है? किसने ये सब किया? माही की मामा अपने होशो हवास से बेगानी हो चुकी थी और सहर और सबा इनको संभालने में लगी हुई थी। सियाल हर चीज़ से बेगाना वहाँ से बाहर निकल चुका था। आलियान इसके पीछे भागा, लेकिन तब तक सियाल वहाँ से जा चुका था। आलियान वापस हॉस्पिटल में आया और पुलिस के सर हो गया। हर कोई वहाँ माही के बारे में सोच रहे थे, आखिर वो कहाँ चली गई? कहीं कुछ हो तो नहीं गया? वो इस दुनिया में है भी कि नहीं? मारिया को होश आया तो इसने फ़ौरन माही का सबसे पूछा, लेकिन सब ने इसे माही के बारे में इस वक्त बताना मुनासिब ना समझा। मारिया ने पुलिस को सब बताया कि इनके साथ यह हादसा कैसे पेश आया, जबकि वो दोनों अपने पीछे वजूद गाड़ी को ना देख सकें। 1 माह बाद माही को गायब हुए आज 1 माह हो चुका था। माही को हर तरफ ढूंढा जा रहा था, लेकिन कहीं भी कुछ भी पता नहीं चल रहा था। सियाल और अहमद पुलिस के साथ रेशम को ढूंढने में कामयाब हो चुके थे, लेकिन रेशम भी कौन सा हाथ में आने वाली थी। बहुत धमकियों के बावजूद भी रेशम ने अपना मुंह ना खोला और इस सब मामले को सुलझाने के लिए इसने अपनी माँ जो भी लाहौर में बुला लिया। शाज़िया बेगम ने हर मुमकिन कोशिश करके अपनी बेटी को जेल से निकाला और अपनी बेटी की हर बात पर भरोसा करके जितने भी बड़े लोगों को वो जानती थी, इनके ज़रिए इसने कैसे अपनी बेटी को निकाल लिया। सियाल और रहमान ने यह सब बातें आलियान को भी बता रखी थी और आलियान ने हर मुमकिन इनका साथ दिया। रेशम पे बहुत कड़ी नज़र रखी जा रही थी और इस दौरान रेशम ने खुद को हर मामले से बेखबर होने का पूरा नाटक किया। इस सब में वो कामयाब भी हो चुकी थी। माही की मामा अपनी बेटी के गम से बेड पे जा लगी थी, जबकि माही के बाबा ने खुद को अपने आप तक महदूद कर लिया था। ना वो किसी से बात करते थे और ना ही किसी को देखते थे। अपनी गुड़िया की याद में रात दिन रोते रहते थे और इनकी नज़र और सेहत कमज़ोर हो चुकी थी, जबकि राफिया और बाब अपनी छोटी बहन को रात दिन याद करते, लेकिन उन्होंने कुछ हद तक खुद को इस सब से निकालने की कोशिश की कि एक दिन इनकी गुड़िया इनको मिल जाएगी। अल्लाह इनकी गुड़िया की हिफाजत कर रहा होगा। मारिया ने माही के बिना कहीं भी आना जाना छोड़ दिया था और अपने आप को अपने रूम तक महदूद कर रखा था। माही की जुदाई सियाल को मुकम्मल तौर पे अंदर से अंदर खा चुकी थी और वो दुनिया और इसके में मौजूद हर इंसान से बेखबर रात दिन माही की याद में रोता रहता। जब बर्दाश्त ना कर पाता तो अल्लाह के हुजूर सजदे में जा गिरता, माही की ज़िंदगी और हिफाजत की दुआ करता। 1 साल बाद वो मेरी प्रिंसेस को अपने बाबा नहीं पसंद, ना कितना आपकी मामा और आपको वेट करवाते हैं नानों के घर लिए जाने के लिए। सहर अपनी 3 माह की बेटी रानिया को गोद में लिए इससे बातें कर रही थी और वो भी इसकी बात पे खिलखिलाते हुए इस बात में सर हिला रही थी जैसे इसे सब कुछ समझ आ रहा हो। आलियान, देखें रानिया को मेरी बातें समझ में आती हैं और कैसे इसने अपना सर हिलाया मेरी बात पे। सहर खुशी से आलियान को बता रही थी, जो कि शीशे के सामने खड़ा अपने बालों में ब्रश कर रहा था। सहर की बात सुनकर वो इसकी तरफ आ गया और रानिया को अपनी गोद में लेकर इसे अपने सीने से लगा लिया और साथ इसके सर पे अपने होंठ रख दिए। मेरी प्रिंसेस जो है अपने बाबा की तरह अपनी मामा की हर बात मानेगी और समझेगी, आलियान ने कहा। रानी की कार को छू कर कहा तो सहर भी इसकी बात पे सुनकर मुस्कुरा पड़ी। आलियान ने इसका हाथ थाम कर अपने करीब किया, जबकि सहर ने इसके सीने से सटका लिया। आलियान ने सहर के माथे पे अपने होंठ रखे तो रानिया खिलखिला उठी। आलियान और सहर ने एक दूसरे को देखा और फिर मुस्कुरा दिया। अच्छा चलें, अब लेट हो रहा है, मामा बाबा वेट कर रहे हैं और सारा ने कॉल्स कर करके तंग किया हुआ। सहर आलियान से लग होती हुई अपना बैग उठाते हुए आलियान से कहने लगी तो आलियान भी रानिया को बैग को उठाकर रूम से बाहर निकल गया। कुछ ही देर में वो दोनों रानिया के साथ मिर्ज़ा हाउस में थे और सारा तो रानिया के लिए पागल थी और रानिया को आलियान की गोद से लेकर इसे खेलने की लगी, जबकि रानिया भी अपनी खाला को देखकर बार बार इसके चेहरे पे अपने होंठ रखती और सारा की हर बात पे खिलखिलाकर हंसती। सियाल घर में आते ही सामने मौजूद सहर और सियाल को देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। सबसे मिलने के बाद वो रानिया को गोद में लेकर इनसे कुछ देर बातें करता रहा और फिर रानिया को लेकर अपने रूम में आ गया। सियाल की गोद में अगर रानिया बार बार इसके चेहरे पे अपने नन्हे नन्हे हाथ फेरती और इसे देखकर मुस्कुराती और फिर गाल पे अपने होंठ रखकर सर भी टिका देती। सियाल रानिया
इसकी हरकत को देखता और इसे देखकर मुस्कुराता, और जब रानिया इसके गाल से अलग होती तो इसके गालों को चूमकर इससे बातें करता। रानिया की आंखें गहरी स्याह रंग की बिल्कुल माही से निस्बत रखती थी, जबकि नैन नक्श बिल्कुल सहर पे गए थे। सियाल को माही के बाद सिर्फ रानिया को देखकर सुकून में होता था। माही की यादों से सियाल को कुछ हद तक बाहर निकालने में रानिया का बड़ा हाथ था। सबसे वो इस दुनिया आई थी, सियाल इसको देखकर खुद पर सुकून महसूस करता था। अलियान सियाल को इस तरह खुद को बदलता देख कर खुश था, इसलिए जब से रानिया हुई थी वो रोज़ शाम में जल्दी घर आता और शहर के साथ रानिया को लिए मिर्ज़ा हाउस आ जाता, ताकि सियाल रानिया से बातें करके ख़ुद को माही की यादों से बाहर लाए, क्योंकि माही तो अब जा चुकी है। अगर वो ऐसे ही इसकी याद में खोया रहा तो बहुत जल्द वो सबसे बहुत दूर चला जाएगा। अलियान को कोशिश की हद तक रंग लाई थी। सियाल ने घर से निकलना और ऑफिस जाना शुरू कर दिया था और अहमर के साथ घूमने भी जाता था, लेकिन सियाल को चुप लग गई थी जो टूटने का नाम नहीं ले रही थी। वहीं तबरेज़ हाउस राफिया और बाप के बच्चों के खिलखिलाहट से गूंज उठा था। हर तरफ इनकी आवाज़ अपने असरार छोड़ रही थी। माही की मामा कोमे में गए पूरे 11 माह हो चुके थे और माही के बाबा अपनी बेटी की रोज़ गेट के बाहर बैठ के राह तकते थे। जब शाम हो जाती थी तो उठकर घर के अंदर आ जाते थे, इस उम्मीद पे कि इनकी गुड़िया कल आ जाएगी। राफिया और बाप को अल्लाह ने बेटों से नवाजा था। राफिया के बेटे का नाम रियान और बाप के बेटे का नाम हनान था। इनके आने से माही की कुछ कमी पूरी हुई थी, लेकिन माही की याद इन्हें हर रोज़ और हर पल आती थी। मारिया को इस हादसे और माही की याद से निकालने के लिए इसके बाबा मामा ने अहमद के साथ इसकी शादी 8 माह पहले ही करवा दी थी, ताकि वो अपनी घरदारी में मसरूफ़ हो जाए। कुछ हद तक मारिया इस हादसे को भूल चुकी थी, लेकिन माही हर पल इसे याद आती थी। शाजिया बेगम अपनी बेटी की सोच और कारनामों से नावाकिफ़ थी। रेशम ने हर काम इतनी सफाई से किया इसकी भनक तक शाजिया बेगम को ना हुई। 2 माह बाद रात का पिछला पहर था, जब वो अपने पाँव को हल्के से रखती सीढ़ियों पर चढ़कर एक गहरे अंधेरे में डूबे हुए कमरे में दाखिल हुए। साथ ही कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया। इसने हाथ बढ़ाकर दरवाजे के साथ वाली दीवार पर लगे चंद बटन्स को दबाया, जिससे कमरे में हल्की सी रोशनी हुई और वो बढ़कर बेड की तरफ आ गई, जहाँ एक वजूद मशीनों में जकड़ा बेसुध लेटा हुआ था। हाथ पर ड्रिप्स लगी हुई थी और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मास्क चेहरे पे लगा हुआ था। आंखों के गिर स्याह हल्के गहरे हो रहे थे और वो वजूद बेहद कमज़ोर हो चुका था, लेकिन वो इन सब से अनजान 14 माह से कोमा में थी। सुनने की सलाहियत काम कर रही थी, लेकिन देखने और बोलने की सलाहियत से वह महरूम हो चुकी थी। ओ माय डार्लिंग, हाउ आर यू? रेशम इस बेजान वजूद के चेहरे पे हाथ घुमाती हालो हवाल पूछने लगी। ओह सो सॉरी माय डार्लिंग, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम बोलने की सलाहियत से महरूम हो। और रेशम ड्रामाई अंदाज में कहने लगी, सो सैड माय डार्लिंग। रेशम दुख के तसरात अपने चेहरे पे लाए कहने लगी, तुम्हें मालूम है माय डार्लिंग, मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ। तुमसे दूरी मुझे जीने नहीं देती, इसलिए तुम्हें मैं अपने पास ले आई हूँ, ताकि दिन रात तुम्हें यूँ माही पल पल तल तल मौत के लिए तड़पता देखूँ। वो क्या है ना, मैं बहुत प्यार से तुम्हें मार भी सकती थी, लेकिन क्या करूँ, जो मज़ा मुझे तुम्हें मछली तरह तड़पा के मारने में आ रहा है वैसे नहीं आता। वो क्या कहा तुमने? हाँ याद आया, मुझ जैसी नाचने वाली की बेटी को तुम मुंह लगाना पसंद नहीं करती और गंदी जगह जाना, तो क्या इस गंदी जगह को जाते रास्ते के पास से ना गुजरोगी? देखो तुम वहीं वजूद हो, इसी गंदी रास्ते से आई हो और इसी गंदी जगह पे तुम जैसी शरीफ ख़ानदान की बेटी ने 14 माह भी गुजारे हैं और आइंदा की ज़िंदगी भी यहीं रहोगी और मौत के लिए इस तरह तड़पोगी, लेकिन वो मैं तुम्हें आने ही नहीं दूँगी। ये हाथ था ना तुम्हारा डार्लिंग, जिससे तुमने मेरे इस खूबसूरत चेहरे पे थप्पड़ निशान बनाया था, है ना? देखो ये हाथ मैंने अब चलने के काबिल ही नहीं छोड़ा, ना ही तुम्हारी ये ज़ुबान।